अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे। यानी व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से। व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं, इनकी व्याख्या करना सीखना। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, या फिर यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना या व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, यानी जो एक नेचुरल डिस्कशन है उसके बीच में संदर्भ में बेसिकली आप व्याकरण लेकर के आ रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, संदर्भ बोले तो जो नेचुरल डिस्कशन है या जो कोई भी एक चीज चल रही है उसके संदर्भ में आपने बता दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत इस बात को समझने में किसी को भी नहीं हो रही है। व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका, तो यही है स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। सिर्फ नियम की व्याख्या कर दो, अपवाद है तो उसको पहले बता दो कि भूमिका क्या होती है व्याकरण की, उसका महत्व समझा दो, नहीं। नेचुरली जब आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उसके बीच में व्याकरण आपको उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा दिया जाए। व्याकरण सर्वाधिक बेस्ट तरीका यही होगा कि नेचुरली आपको संदर्भ में समझाया जाए, यह स्वाभाविक रूप से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है। तो सामग्री निर्माण लैंग्वेज को सीखने के लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। देखिए, सरल से जटिल की ओर जाया जाता है और हर एक आयु वर्ग के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी जटिल की बात कर रहे हैं हम, तो ये तो गलत हो गया। सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए, ये बात एकदम सही है जो आप 69% लोग कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे ग्रेडेड वे में अपग्रेड करेंगे हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, सरल से जटिल की ओर जाएंगे, धीरे धीरे लेवल अप करते जाते हैं, स्तर को बढ़ाते हुए चलते हैं धीरे धीरे। पाठ्य पुस्तक अपने आप में पर्याप्त है, इसलिए सिर्फ पाठ्य पुस्तक। सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होती है तो सामग्री से भर दो, ये सब बेकार की बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं, यह किसके अंतर्गत आएगा। यानी जो अध्यापक हैं वो बच्चों की गलतियां यानी उनके एरर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करते हैं कि किस तरह की गलती बार बार हो रही है, फिर से पढ़ाते हैं जहां कमी रह जाती है, जहां पे बच्चा ज्यादा गलती कर रहा होता है, जहां उसको स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ती है। ये सब किसका पार्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का, यानी माइक्रो टीचिंग का। जी नहीं, वो तो टीचिंग ट्रेनिंग में ही हो जाता है, प्रॉपर क्लास में थोड़ी माइक्रो टीचिंग होती है। उपचारात्मक शिक्षण का, नियमित शिक्षण का या चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, तो ये उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है कि आप पहले डायग्नोस किया होगा, पहले निदान किया होगा, फिर बाद में उपचार दे रहे हैं कि यहां समस्या रह गई, चलो इसको दोबारा पढ़ाते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है। ये टॉपिक्स हर बार आते हैं। मुक्त लेखन यानी फ्री राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो मुक्त लेखन मतलब बच्चे को सहज रूप से आप लिखने दे रहे हैं, तो इसका लाभ क्या है। यानी नेचुरली जो उसके मन में, मान लीजिए आपने कहा दिवाली एक टॉपिक दिया, या फिर दीपावली के अलावा आपने टॉपिक दिया परिवार, आपने टॉपिक दिया कुछ और उसका फेवरेट कोई भी गेम या खेल हो सकता है, तो उस पर वो कुछ भी जो उसके मन में आएगा। मुक्त लेखन में होता क्या है, एक सीमित समय दिया जाता है, यानी मान लीजिए 30 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय, 5 मिनट तक जो जिसके दिमाग में आएगा उस विषय में वो अपना लिख सकता है, बहुत ज्यादा व्याकरण का ध्यान रखे बगैर कि बहुत ज्यादा आपको हर एक जगह पे आप कॉमा लगाएंगे या सेमी कॉलम लगाएंगे या फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये सारे चिन्हों का बहुत ज्यादा प्रयोग या व्याकरण की सही फॉर्म है या नहीं, इस सब के परे आपके मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस है मुक्त लेखन में। तो इससे क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव बन पाता है, जो कि आप लोग कह भी रहे हैं, सी ऑप्शन। ठीक है ना। मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए, सटीकता यानी एक्यूरेसी नहीं, मुक्त लेखन में एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं होता, यहाँ पे प्रवाह पे ध्यान होता है। प्रवाह मुक्त नहीं, प्रवाहपूर्ण होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो, ये भी कहना गलत होगा। यहाँ पे प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की बात ही नहीं है। शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो, बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं मुक्त लेखन में, ये सबसे बड़ा लाभ है। और वो मुक्त होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो वो नई नई क्रिएटिव चीजें भी, उनके विचार उनके दिमाग में, थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, क्योंकि वो उन पे बोझ नहीं है कि ये मैंने सही फॉर्म लिखी है कि नहीं, है ना। मतलब जो भी उनके मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं, तो उनके विचार जो हैं वो क्रिएटिव ज्यादा हो पाएंगे, रचनात्मक ज्यादा हो पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान भाषा की टेक्निकलिटीज पे कम है इस समय। लिखने या न लिखने की स्वच्छंदता हो, ऐसा नहीं है। मुक्त लेखन का मतलब ये नहीं होता मन करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए। यानी हम ग्रामर में अगर एक्टिविटीज करा रहे हैं या कोई भी कार्य है तो किस तरह के होने चाहिए। संदर्भ के अनुसार, जीवन उन्मुखी यानी जीवन के परे,
नियमों पर केंद्रित होने चाहिए या स्मृति पर आधारित होने चाहिए। तो हमें पता है व्याकरण और संदर्भ का बहुत प्यारा सा रिश्ता है। कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण सीखना, संदर्भ के अनुसार व्याकरण सीखना, जिस समय परिस्थिति काल की बात हो रही है उस समय परिस्थिति काल के अनुसार, उस स्टोरी के अनुसार हम क्या दें, बच्चे को व्याकरण के नियम भी बता दें। कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसके बीच में जो संज्ञा के शब्द आए तो उससे बता दें कि बेटा ये जो शब्द थे, ये जो बात थी, मान लीजिए हम लोमड़ी की चतुराई के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो चतुराई क्या है, वो उसकी विशेषता या एडजेक्टिव हो गया, तो वो विशेषण कहलाएंगे ऐसे शब्द। तो ये सब क्या है, हम संदर्भ में सिखा रहे हैं व्याकरण को, ठीक है ना। हाँ, मैं उदय सर ले लेंगे क्लास चालू। चलिए, खैर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आसान लग रहे हैं अब तो, और ये ऐसी चीजें हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता पेपर में, है ना। क्वेश्चन मुश्किल अगर आते हैं तो वो कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो भी हमें लगते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है, यानी लैंग्वेज टीचिंग के बारे में कौन सी एक बात सही है। ठीक, कल 9 बजे हम बिल्कुल तैयार मिलेंगे, है ना। मतलब आप लोग अभी क्लास आपकी बिल्कुल कंटिन्यू है। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है, यानी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा सही है। सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, यानी जो भी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, वो सब लैंग्वेज लर्निंग का ही है। भाई सही बात है, कोई भी सब्जेक्ट हम बिना लैंग्वेज के नहीं पढ़ सकते, बिना भाषा के नहीं सीख सकते। तो भाषा तो आप सीख ही रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो, चाहे वो अंग्रेजी हो, अंग्रेजी तो खुद ही भाषा है, हिंदी खुद ही भाषा है, लेकिन चाहे वो इतिहास हो, गणित हो, विज्ञान हो, कोई भी आप जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, विषय पढ़ रहे हैं, तो भाषा तो आप अपने आप ही सीख रहे हैं। तो सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा का अधिगम है। विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता, ये कहना गलत है। कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं तो भाषा अधिगम में भी मदद करेगा, लैंग्वेज लर्निंग में भी हेल्प मिलेगी। विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, एकदम गलत बात है। बिना भाषा के कैसे तो आप गणित पढ़ेंगे, बिना भाषा के कैसे आप विज्ञान पढ़ेंगे, उसकी भी तो अपनी भाषा है ना, हर सब्जेक्ट की। ठीक, भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए, यानी जो कंटेंट उस सब्जेक्ट में दिया हुआ है, जो घटनाएं घटी हैं, बस उसी आधार पे नहीं, हमें इसको इतना सीमित नहीं करना। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है, यानी भाषिक निपुणता जो है, यानी लैंग्वेज में वो प्रोफिशिएंट हो जाए, इस चीज के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो व्याकरणिक नियमों की ड्रिल और अभ्यास द्वारा, यानी कि बार बार प्रैक्टिस कराते रहो, तो ये तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका बिल्कुल नहीं है। ड्रिल और प्रैक्टिस वैसे भी कोई पॉजिटिव नहीं है, कीवर्ड्स का एक सेशन रखेंगे, उसमें ही डिस्कस भी कर लेंगे। नियमित रूप से श्रुतलेख द्वारा, यानी कि सिर्फ उनको डिक्टेशन बोलते रहो, इमला बोलते रहो, तो उससे क्या होगा, निपुणता आ जाएगी बच्चे में? नहीं, वर्तनी की अशुद्धि तो दूर हो जाएगी, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो कम हो जाएंगे, लेकिन भाषा के और भी पक्ष हैं। कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर सबसे बेहतर यहाँ बच्चा भाषा सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। उसको कोई एक रोल प्ले दे दिया, उसको कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी जिसमें वो भाषा का प्रयोग करे, कोई भाषण हो गया, कोई और डिबेट डिस्कशन हो गया, चर्चा और ये सब चीजें, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। शब्द भंडार का संवर्धन से काम नहीं चलेगा, शब्द बहुत सारे आते हो और प्रयोग ना आता हो तो गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी जब आप कहानी चूज कर रहे हैं, किस कहानी को आप पढ़ाएंगे या जिसका डिस्कशन होगा क्लासरूम में, तो कौन सा एक क्राइटेरिया कहानी को चयनित करते समय नहीं होना चाहिए, मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। ये बात तो सही है कि बच्चे के इंटरेस्ट पे बेस्ड हो, उसकी एज के हिसाब से हो, कोई भी सामग्री अगर आप चूज कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित हो, किस स्तर पे बच्चा है, अभी कितना आता है, उस आधार पे आप नई सामग्री चूज करते हैं। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे, ये भी सही बात है, वो किस संस्कृति, किस समुदाय, है ना, कैसे वो कनेक्ट कर पाएगा उस कहानी से, बात सही है। लेकिन चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से होनी चाहिए, ये एकदम गलत क्राइटेरिया है कि आप बाहर का अगर कोई लिटरेचर है या पुस्तकें हैं या किसी और संस्कृति से हैं तो आप कहेंगे नहीं हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा कहना एकदम रिजिडिटी होगी, ये फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन नहीं होगा, और लचीलापन हमें चाहिए ना कि रिजिडिटी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है, यानी जितना उसको आता है अपने संज्ञानात्मक स्तर, जो उसका करंट नॉलेज का लेवल है, उसमें +1 करके वो जो है सीखने की कोशिश कर रही है। याद कर लीजिए, स्टीफन क्रेशन क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। बोधगम्य निवेश कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। जितना आता है उससे +1 लेवल पे रखो आप बच्चे को, जो भी पूछ रहे हो, सिखा रहे हो, ताकि थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो, थोड़ा चैलेंज भी फील हो और थोड़ा उसको कंट्रोल में भी फील हो कि हाँ थोड़ी चीजें मुझे आती हैं। तो इसलिए हम नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, जो आता है उससे हल्का सा एक लेवल ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, और
ये कहता है जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएंगे। यानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको जो भाषा ऑलरेडी है हमारे पास, अधिक जो भाषा चल रही है उसके साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर दे रहे हैं। यानी भाषा में तो हम भाषा को पढ़ ही रहे हैं, हिंदी को पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उस हिंदी के माध्यम से बाकी सब्जेक्ट्स भी हम पढ़ रहे हैं, या बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम या हम क्या कहते हैं, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। ये गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं, ये भाषा अर्जन नहीं कहलाता, ये LAC लैक कहलाएगा। यानी जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर दे रहे हैं, दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीख रहे हैं आप, ये नहीं कहा है कि किसी भाषा के ग्रामेटिकल या व्याकरणिक नियमों को सीख रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, स्कूल में सीख रहे हैं, वो भाषा अर्जन होता है। उसमें बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही होती, भाषा की बात हो रही होती है, ठीक है ना। तो ऐसी गड़बड़ हमको नहीं करनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है लैंग्वेज के अंदर। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, यानी कि हम बच्चे की कमियों का पता लगाएं उपचारात्मक शिक्षण की योजना बना करके। या फिर सेकेंड ऑप्शन है विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आकलन करना, कैंपस प्लेसमेंट देना, भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थी की क्षमता की जांच करना। नहीं, सिंपल बात है, निदानात्मक परीक्षण होता है इसलिए कि पता चल सके कि कमी कहां है। उपचारात्मक शिक्षण की योजना जो रेमेडियल टीचिंग है, निदानात्मक बोले तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोज कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं समस्या है कहां। और ये इसका जो प्रयोग है वो इसके लिए किया जाएगा कि कल को जब रेमेडी देनी हो, उपचारात्मक शिक्षण देना हो, तो हमारे पास एक योजना हो कि बच्चे में दिक्कत कहां थी और उसकी कमियों का पता लगा करके हम योजना बना सकें किसकी, उपचारात्मक शिक्षण की। तो आसान बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है, यह क्या कहलाएगा। है ना, इंग्लिश पेडागोजी का सेशन जिन्होंने लिया होगा उनको याद आ रहा होगा, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक, तो वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, मतलब पढ़ और समझ सकें दूसरे, इस बात पे फोकस किया जाए। और बाकी चीजें जैसे हस्तलेखन, वर्तनी, स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, विराम चिन्ह है कि नहीं है, सामान्य लेआउट ठीक है कि नहीं है, ये प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन में आता है। ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें आप और मैं कुछ खास कर नहीं पाएंगे। चलिएगा, खैर क्वेश्चन नंबर 14 पे जाएंगे। ये क्या कहता है समझिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, साझा पठन के लिए यानी शेयर्ड रीडिंग जिसको हम कह रहे हैं, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए शेयर्ड रीडिंग यानी ये मैंने इंग्लिश वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन था। साझा पठन मतलब शेयर्ड रीडिंग जिसमें टीचर एक बार खुद से पढ़ के बता देता है, एक मॉडल रीडिंग मिल जाती है ताकि बच्चे को भी पता चले कि इसका आदर्श रूप ये है, आदर्श वाचन हो जाएगा, सही उच्चारण के साथ टीचर उसको सही सुर लय ताल के साथ उसका पठन करेगा और बाकी बच्चे फिर साथ में चलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं गाइडेड रीडिंग की, है ना, वो उस केस में बच्चों के साथ जहां उनको दिक्कत है वहां टीचर साथ में होता है गाइड करने के लिए, ये मेन अंतर है। तो साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे, आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहेंगे। नहीं, सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए कहना, ये भी नहीं है कि इसका मतलब साझा पठन है, वो तो फिर आप आदर्श वाचन जैसा कुछ कर रहे हैं। पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, ये भी गलत होगा। पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना कि ये एग्जैक्ट ऐसे पढ़ा जाएगा, ये इस शब्द का उच्चारण ऐसे होगा, कहाँ कितना विराम देना है, वो सारा कुछ आप प्रॉपर आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए, ये आपका किस में आएगा, साझा पठन में आएगा, शेयर्ड रीडिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है फिर उसकी परिभाषा बताती है, यह विधि कहलाती है। यानी संज्ञा समझाने के लिए टीचर ने क्या दिया, पहले उदाहरण दिया यानी एग्जाम्पल। उदाहरण से नियम की ओर, इंडक्टिव कहते हैं इसको, जिसको आगमनात्मक हिंदी में कहेंगे। निगमनात्मक डिडक्टिव होता है, इसमें पहले नियम बताया जाता है, ठीक है। तो आगमनात्मक में पहले आप उदाहरण देते हैं और बाद में जाकर के आप परिभाषा बताते हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो एकदम क्लियर हो गई, आसान सा जवाब है और आता भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, एक अध्यापिका कक्षा में विद्यार्थियों के घर की भाषा में
उदाहरण प्रस्तुत करती है, इसमें कक्षा में क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे बताइएगा। घर की भाषा में उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग यहां किया गया है अध्यापिका के द्वारा। पहला ऑप्शन है छोटी सी आयु में बच्चों पर अतिरिक्त भाषिक बोझ पड़ जाएगा। भाषिक बोझ कहां से आया, मातृभाषा बोझ थोड़ी होती है बच्चे के लिए, तो वो आसानी होगी उस बात से कि टीचर ने यूज किया है बच्चे की मातृभाषा को। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं पर रिपोर्ट लिखने में मदद करेगा, यानी बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जो है रिपोर्ट लिखने में मदद करेगा। रिपोर्ट लिखना इसमें उद्देश्य है या बच्चे को समझाना, तो ये भी कहना गलत हो गया। कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुछ हद तक सही बात लग रही है हमें। कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित होगा, देखो मुद्रित समृद्ध नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई प्रिंटेड मटेरियल की बात नहीं हुई है। जो शिक्षिका हैं वो प्रयोग किसका कर रही हैं, मातृभाषा का प्रयोग कर रही हैं। तो भाषा समृद्ध यानी लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट तो है यहाँ पे कि भाषा का अलग अलग लोगों की यानी अलग अलग बच्चों की मातृभाषा का वहां पे संकलन है या उनको इंक्लूड करना है, समावेशन है, तो भाषा समृद्ध परिवेश सृजित होगा और इस तरह से विद्यार्थियों के अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बच्चे पॉजिटिवली सीख पाएंगे क्योंकि एक अच्छा मातृभाषा, तो आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो भी यही कह रही है कि भाई मातृभाषा में सिखाओ, जो कोठारी आयोग कह रहा था 1966-67 से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति नहीं है। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को एज इट इज ये पूछ लेते हैं अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन, टॉप से डाउन है ना, और बॉटम से अप मतलब बिल्कुल छोटे अक्षर से और आप कहानी की तरफ जा रहे हैं, और टॉप डाउन में आप कहानी से नीचे अक्षर की तरफ आ रहे हैं, उसके बीच में बहुत सारी जर्नी होगी, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो पठन शिक्षण के लिए टॉप डाउन उपागम की कौन सी युक्ति सही नहीं है। चित्रों को देखकर अर्थ का अनुमान लगाना, यानी जब आप चित्र देख रहे हैं तो अर्थ का भी अनुमान लगा रहे हैं। इसका मतलब जो एक टोटल कहानी है उससे आप अर्थ समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो, कोई आप शब्दावली याद कर रहे हो। तो ये तो टॉप डाउन है, हमसे नहीं पूछा है कौन सा नहीं है। इसमें वर्णमाला के अक्षरों, उनकी ध्वनियों और अलग अलग शब्दों के अर्थ का शिक्षण शामिल है, ये कहना गलत होगा। वर्णमाला हुआ, अक्षर हुआ, ध्वनि हुई, अलग अलग शब्दों के अर्थ जानना हुआ, फिर उन शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना हुआ, फिर आप पूरे एक पैराग्राफ या एक पैसेज की तरफ जाते हैं, गद्यांश पद्यांश जो भी हम कह रहे हैं, तो ये सब जो है ये बॉटम अप में आएंगे। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि अक्षर से, वर्णमाला से अक्षर, फिर हम ध्वनि, फिर अलग अलग शब्द, तो ये बॉटम अप अप्रोच है ना कि टॉप डाउन। तो यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। साझा पठन, अब ये साझा पठन में बिल्कुल आप पूरी कहानी पढ़ रहे होते हैं, निर्देशित पठन में भी, गाइडेड रीडिंग में भी पूरी कहानी समझ रहे होते हैं बच्चे, ना कि एक एक अल्फाबेट या अक्षर को समझ रहे होते हैं या याद कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। संदर्भ में व्याकरण, ऐसा रेयर ही कोई सेट आपको मिलेगा आज तक जहां क्वेश्चन ना आया हो। संदर्भ में व्याकरण का मतलब है कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सीखना। फटाफट से जवाब दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। संदर्भ में व्याकरण विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करने पर बल देती है। बात तो सही है। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पे नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देती है, आप लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पे, चलिए ठीक है। भाषा के नियमों को कंठस्थ करने पे, ये कहना गलत होगा। नियमों का अति सामान्यकरण करने पे नहीं। विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि, अरे नहीं भाई नहीं, है ना। व्याकरण अनुवाद विधि से, ये पता नहीं कहां से आपके दिमाग में ये सेट हो गया है। विषय, ये इंग्लिश में भी आया था सेम क्वेश्चन। विषय वस्तु के शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करना संदर्भ में व्याकरण कब से हो गया, ये तो बिल्कुल ही खराब बात हो जाएगी। ग्रामर ट्रांसलेशन में तो संदर्भ में व्याकरण सिखाई नहीं जाती, बल्कि व्याकरण अलग से ही रटवाई जा रही है अगर देखें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सी ऑप्शन सही हो जाए। भाषा के नियमों को आत्मसात करने पे, क्योंकि जब आप संदर्भ में पढ़ रहे होते हैं, कोई कहानी पढ़ते समय आपको पता चला कि अरे ये जो चतुराई है या क्लेवर जो एक वर्ड है, ये क्या है, एक विशेषता बताने वाला शब्द है, एडजेक्टिव है, तो ये आपने नियम इनडायरेक्टली ही आत्मसात कर लिया। जब आप पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि कहीं मान लीजिए गया वेंट टू स्कूल, तो अब आपके दिमाग में वो सेट हो गया, आत्मसात कर लिया नियम के सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, गो की। समझ पा रहे हो ना। तो भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं आप जब संदर्भ में सीख रहे होते हैं। अलग से व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो आप रट्टे लगाते हैं, कंठस्थ करते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। पाठ्यचर्यक विषय जैसे विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, शिल्प, शारीरिक शिक्षा आदि अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यह क्या प्रदर्शित करता है। तो पाठ्यचर्यक विषय यानी जो अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इतिहास यानी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो,
आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, शारीरिक शिक्षा है, ये सब अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीकों से भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करते हैं। यानी जब आप गणित पढ़ रहे हैं तो एक अलग तरीके से आप भाषा का प्रयोग होता है ना, रुचिकर भी होता है। इतिहास में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे नए नए शब्द से लेकर नए नए ढंग से पढ़ाया जाता है। तो बात सही है कि आप भाषा भी सीख रहे हैं। इसको भाषा समावेशन कहते हैं, अर्जन कहते हैं। भाषा जब आप सीख रहे होते हैं तो उसको अर्जन कहते हैं। ये तो अर्जन कहा ही नहीं जा सकता जब आप बाकी विषयों से अलग अलग ढंग से भाषा को सीख रहे हैं। भाषा समावेशन कह रहे हैं कई लोग, ये भाषा बोधगम्यता, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। देखिए ये बात पता नहीं आप क्यों इसकी तरफ जा रहे हैं इतना, भाषा समावेशन की तरफ। भाषा समावेशन नहीं है ये अगेन लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, यानी भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, यानी भाषा के प्रयोग का मौका मिल रहा है। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में जब आप किसी भी लैंग्वेज को प्रयोग कर रहे होते हैं तो वो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, यानी एक पूरे करिकुलम के सभी सब्जेक्ट्स में एक लैंग्वेज है जो कॉमन है। जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट भी सीख रहे हैं। ठीक है ना बात? तो इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कक्षा 8 की भाषा अध्यापक रीमा कक्षा में सस्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तैयारी सुनिश्चित करती हैं। आपकी राय में सस्वर कथा पठन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है जो रीमा को नहीं करना चाहिए? सस्वर कथा पठन बोले तो कि टीचर जो है वो प्रॉपर सुर लय ताल के साथ कथा का वाचन करे। ठीक है ना, मतलब जहां पे कहां कितना उतार चढ़ाव है, कहां विराम लेना है, कहां अपनी भाषा में या अपनी टोन में चेंज लाने की जरूरत है, अपने एक्सप्रेशन में परिवर्तन की जरूरत है। सस्वर कथा पठन के अंदर ये चीज आती है कि आप मौन वाचन है एक, तो दूसरा है सस्वर यानी लाउड रीडिंग हो रही है, तो वहां पे आपकी प्रोनाउंसिएशन से लेकर के और इंटोनेशन तक सब अच्छा होता है, यानी उतार चढ़ाव भाषा में और आपका उच्चारण, ये सब चीजें क्लियर होती हैं और आप एंजॉय भी कर पाते हैं उस सेशन को। ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ पे डी ऑप्शन 42% लोग कह रहे हैं कहानी के निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना जो विद्यार्थियों से पूछे जा सके। भाई बात क्या चल रही है कि सस्वर कहानी सुनाने से पहले अच्छी तैयारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, आपकी राय में सस्वर कथा पठन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, यानी लीस्ट इंपॉर्टेंट जब लाउड रीडिंग हो रही है या सस्वर कथा पठन हो रही है? तो पहले तो अनेक बार कहानी खुद से पढ़नी पड़ेगी। भाई मछली जल की रानी है, अगर टीचर ने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उस सुर लय ताल के साथ वो क्लासरूम में नहीं पढ़ा पाएंगी। बात सही है, तैयारी के समय ये करना पड़ेगा। जिन शब्दों के बारे में वह सुनिश्चित नहीं है उनको समझना, अगर कहीं पे किसी शब्द को समझने में दिक्कत है तो वो भी समझ के जाना। पठन पूर्व गतिविधि की योजना बनाना के जो प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं, क्या पूछना है बच्चों से, लेकिन ये नहीं कि कहानी का जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर प्रश्न बनाना, ये लाउड रीडिंग की प्रैक्टिस में नहीं आएगा, है ना। ये आप वैसे भी कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो वहां भी आता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल कहता है आपसे, मनप्रीत पंजाब के ग्रामीण विद्यालय में भाषा की अध्यापिका है। माध्यमिक स्तर की भाषा कक्षा में वह रेडियो का एक संसाधन के रूप में प्रयोग करती हैं, यानी रेडियो क्या है, एक रिसोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसे भाषा निवेश में मदद नहीं करेगा? यानी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या लैंग्वेज को बेहतर बनाने में, सिखाने में कौन सा एक चीज है जो मदद नहीं करेगी, यानी हेल्पफुल नहीं होगी लैंग्वेज को सिखाने के एक संसाधन के रूप में? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के भाषा पाठों के श्रवण को रेडियो प्रसारण द्वारा अनुपूरित करना। यानी भाई रेडियो क्या एक संसाधन है भाषा सीखने में, सही बात है, एक रिसोर्स है, एक एड है। प्रसारण में सुने गए संवादों को अपनी भाषा में लिखना और उन पर रोल प्ले करना, इससे भी बच्चों की भाषा का विकास जो है बेहतर होगा। रेडियो की खोज पर बात करना और रेडियो का मॉडल बनाना, ये हमने इंग्लिश में भी किया ही था। ये इतिहास का विषय है ना कि भाषा का, कि रेडियो कब आया था, कहां से बनाया, किसने बनाया, या फिर साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, इतिहास में भी नहीं पढ़ेंगे। ये रेडियो का इतिहास जो कि साइंस के अंदर चला गया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सही नहीं होगा। बाकी रेडियो से उसके विद्यार्थियों को विभिन्न आवाजें मिलेंगी, तो लैंग्वेज बाकी ऑप्शन से सीखी जा रही है, लेकिन ये किसी और सब्जेक्ट के बारे में बात हो गई फिर, है ना। इतिहास हो गया कि जानना और मॉडल बनाना, फिर साइंस में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक लेखक की भूमिका में शामिल है, यानी जो एक राइटर का रोल है उसमें क्या शामिल है? मुख्य विचार बिंदु पर चिंतन करना, यानी जो भी मुख्य विचार बिंदु है उस एक कॉन्टेक्स्ट, जो भी एक सामग्री है उसका उस पर चिंतन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लेखन सामग्री के प्रकार के बारे में विचार
जो भी लिखने की सामग्री है, कविता, कहानी, रिपोर्ट, विधि, निर्देश आदि, इन सब पे विचार। कौन और क्यों इसका पाठक होगा, कौन पढ़ने वाला है, ये किसके लिए है, ये चीजें, इन सब के बारे में देखिए। जब बात हो रही है कौन पढ़ने वाला है ना, ये रिपोर्ट बनाई जाए, कविता लिखी जानी है, कहानी लिखी जानी है या पढ़ी जानी है, कौन इसको पढ़ने वाला होगा, है ना। न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल आएगा तो पहले ये सोचा जाएगा ना इसके दर्शक कौन होंगे, या टीवी पे आप ऐड भी देखते हैं तो किस समय पे कौन सा ऐड आएगा, उनको सब पता है कि इस टाइम पे जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में रहती हैं तो ये वाले विज्ञापन चलाओ, या ये वाला टीवी सीरियल चलाओ, है ना, ये फलाना सीरियल है, भाभी जी घर पर है, रात को 11 बजे चलाओ, पूरा परिवार बैठे देखे, ये सब क्या है, वो उन्होंने पहले से कंपोजिशन के समय पे ये सब सोचा है ना, कि हमारी ऑडियंस कौन होगी और क्या इसमें होना चाहिए। तो ये संयोजन यानी कंपोजिशन में आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब इसमें ग्रामेटिकल चीजों का ध्यान रखना होता तो ये प्रतिलेखन या फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता। यही अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में बांटती है और उन्हें तरह तरह की सामग्री देती है, जैसे कि पत्र पत्रिकाओं के लेख, समाचार पत्र के लेख, फिल्म, विज्ञापन, खेल रिपोर्ट, होटल की भोजन सूची, पर्यटन सूचना आदि। अध्यापक द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस सामग्री को क्या कहेंगे, बताइएगा फटाफट से। अगर हम बात करें तो ये कौन सी सामग्री है? जब आपको एक एडवर्टीजमेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बस इसको कभी छोटा बना देते हैं, कभी इतनी चीजें ना लिख करके एक चीज लिख देंगे, है ना। तो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें, एडवर्टीजमेंट दे दिया, कोई रिपोर्ट दे दी, कोई न्यूज आर्टिकल, तो पता नहीं कितनी बार पूछा है इन्होंने, ठीक है ना। और इसमें आप लोग इंग्लिश में भी गलती कर रहे थे और इसमें भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें बाह्य सामग्री, इसको एक्सटर्नल रिसोर्स कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। अगर कोई कह रहा है ऐसा तो गलत है। ये एकेडमिक सामग्री है, तो एकेडमिक सामग्री थोड़ी होती है न्यूज रिपोर्ट, एकेडमिक्स के लिए थोड़ी बनाई गई है न्यूज रिपोर्ट, तो जनता के लिए पढ़ने के लिए बनाई गई है, ठीक। स्वाभाविक सामग्री या प्रामाणिक सामग्री, इसमें कई लोग, आप लोग पिछली बार इंग्लिश में भी यही कह रहे थे कि इसको तो नेचुरल मटेरियल कहेंगे, जो कि एकदम गलत होगा। ये प्रमाणिक सामग्री कही जाती है, या इंग्लिश में कहें तो ऑथेंटिक मटेरियल कहा जाता है। ये एक नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों का फिक्स है, हर बार आता है, ठीक है ना। ये क्या है, देखिए एक्सटर्नल मटेरियल नहीं, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। अगेन मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था कि एक सलीका होता है किसी चीज को, एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। पिताजी को पिताजी क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं कह दे रहे हैं, उसका रीजन है कि टेक्निकल वर्ड क्या है इसके लिए, प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक क्यों कह रहे हैं हम इसको, बाह्य सामग्री तो कोई भी हो सकती है भाई, जो स्कूल के सिलेबस से अलग है वो कोई भी बाह्य सामग्री है, सारी एक्सटर्नल ही है, ठीक। लेकिन ऑथेंटिक ये क्यों है, प्रमाणिक क्यों है, क्योंकि वो जो न्यूज आर्टिकल है या वो जो फिल्म का कोई लेख है, वो आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए, भाषा के अधिगम के लिए नहीं बनाया गया, वो किसी और पर्पस, किसी और काम के लिए, जो कि ऑथेंटिक काम है, मतलब रियल लाइफ में वो यूज हो रहा है कहीं पे, और वो उस चीज के लिए ऑथेंटिक है। उस मटेरियल को हम क्लासरूम में लेकर के जब आ रहे हैं तो वो ऑथेंटिक मटेरियल कहला रहा है। क्यों, क्योंकि वो भाषा को सिखाने के लिए कोई किताब नहीं बनाई गई जिसको लेकर के आया गया है। वो अगर किताब होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक्सटर्नल हो जाता है, इसको एक्सटर्नल कह सकते हो। बट ये एक्सटर्नल मटेरियल में भी ऑथेंटिक मटेरियल अगर हम कहें तो डी ऑप्शन है, स्वाभाविक नहीं होगा भाई, इसको ठीक कर लेना, है ना।